एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोज। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। अब इस चैप्टर को बिगिन होने से पहले सर्टेन थिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा आपकी पर्टिकुलर चैप्टर का, और इस पीडीएफ में सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड होगा। अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसी के साथ साथ आपको सर्टेन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑब्वियसली आपको हेल्प जरूर करेंगे, बट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी। अगर आप एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे देन दैट शुड बी मोर देन इनफ। हाउएवर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस दे दिए हैं जो पूरा ब्रॉडली आपके टॉपिक को कवर कर लेगा, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड आपको चैप्टर असली में कितना समझ में आया है। ऑलराइट, तो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब अगर फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक केस स्टडी से शुरू करते हैं एंड कहानी शुरू होती है यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके, विच इज बेसिकली रशिया एंड थोड़ी और कंट्रीज जो पहले 1991 से पहले वो यूएसएसआर थी, वो एकजुट होके कंट्री थी। अब यहाँ पे ये वन ऑफ द वर्ल्ड मतलब सुपर पावर्स में आती थी एट दैट पॉइंट। बिफोर 1991 कोल्ड वॉर चल रहा था जिसके बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पे यूएसए एंड यूएसएसआर की सुप्रीमेसी के बीच में लड़ाइयां हो रही थी कि कौन ज्यादा सुप्रीम बनेगा। ऑलराइट, बट 1989 में यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए लड़ाइयां होना शुरू हो गई। तो 1989 से बहुत सारी कंट्रीज यूएसएसआर से टूटना शुरू हो गई और यूएसएसआर टूटना शुरू होने लग गया था। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन था एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर along with the domination of Russia over the other republics। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है उनको हम लोगों ने ज्यादा अथॉरिटी नहीं दी, ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी। उसके साथ साथ जो रशिया है, रशिया को सबसे ज्यादा डोमिनेंस पे दिया, रशिया को प्रेफर किया हम लोगों ने। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यूएसएसआर एंड रशियन कंट्रीज को फिलहाल, तो यूएसएसआर जो था वो यूरोप का बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता था। उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया जो है आपका, ऑलराइट, उसके ऊपर का जो पार्ट है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करता था। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट एथनिसिटीज रहती हैं। तो जो एशिया के टूवर्ड्स जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपके प्रॉपर यूरोपियन क्रिश्चियन मेजोरिटी रीजन है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एथनिसिटी का भी डिफरेंस आ जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी? सबसे ज्यादा पावर उसके पास थी जो सेंट्रल उस पर चल रहे थे। एंड सेंट्रल उसमें जरूरी नहीं है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट टोटली अंडरस्टैंड आपका लोकल पॉलिटिक्स या फिर लोकल गवर्नमेंट की चीजों को। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन था तो बहुत ज्यादा हेट्रेड क्रिएट हुआ। उसके साथ रशिया बहुत ज्यादा डोमिनेंट था तो उसकी वजह से भी और इश्यूज क्रिएट हुए। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, उनका भी डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। कनाडा ऑलमोस्ट ब्रोक अपार्ट, ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, कनाडा में दो लैंग्वेजेस प्रीडोमिनेटली बोली जाती है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे एंड दे फेल्ट कि इन दोनों को को सेपरेट कर देना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इन सब चीजों को फेडरलिज्म के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते थे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सर्टेन केस स्टडीज भी दी होंगी वेस्ट इंडीज एंड नाइजीरिया की। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप उनको खुद पढ़ सके, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं। एंड इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 20 मेजर लैंग्वेजेस से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, सेवरल 100 माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, उसके साथ साथ कुछ 7 मिलियन इंडिजीनियस पीपल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। अब यहाँ पे कॉमनैलिटी क्या है? इतनी सारे डिफरेंसेस के बीच में कॉमन चीजें क्या है? एक कॉमन लैंड मास, ठीक है, हालांकि लैंड मास में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बट एक जियो पॉलिटिकल रीजन हमारा है। उसी के साथ साथ एक कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है, कॉलोनियल रूल हम सब पे हुआ था, कॉलोनियल रूल से सफर हम सब करे हैं एंड नेशनलिज्म में इमर्ज भी हम सब साथ में हुए हैं। तो दैट इज व्हाट बाइंड्स द कंट्री टुगेदर। तो दिस हैज लेड आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज अ कंट्री वेयर देयर इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, व्हिच इज अ वेरी कॉमन फ्रेज जो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं। अब फेडरलिज्म की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन आवर कंट्री हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ये ऐसा चीज नहीं है कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो वहीं चलता आया है। इंडिया में फेडरलिज्म बहुत ज्यादा इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरा है। उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी हमको ये देखने को मिला है। अब अगर अमेरिकन फेडरलिज्म की बात करें तो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब है कि अमेरिकन फेडरलिज्म वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फेडरल अटेम्प्ट जो किया गया था
और उसी का अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन पॉलिटिक्स के साथ तो बहुत डिफरेंट दिखेगा। उसी का कंपैरिजन करें जर्मन पॉलिटिक्स के साथ तो वो और ज्यादा डिफरेंट दिखेगा। तो इसका एक एग्जांपल है जो यूएसए की कंट्री है, दैट इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसका क्या मतलब है, वहां पे जो 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, वो 50 स्टेट्स के पास खुद की बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है। तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उनके खुद के लॉज होते हैं। तो अब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लॉ इंडिया में, जैसे कि लीगल एज टू गेट मैरिड, तो दिस इज अ लॉ जो इंडिया में हर जगह सेम रहेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, अबॉर्शन की बात होती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। प्रॉपर्टी लॉज बहुत ज्यादा हद तक सेम होते हैं, सर्टेन रीजन में, बहुत ज्यादा सर्टेन रीजन में आपको हल्का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, बट ये इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं, यहाँ पे लॉज आपके हर जगह पे सेम रहते हैं। बट यूएसए में हमने नोटिस किया है कि ये बिकॉज इतने सारा ऑटोनॉमी दे रखा है, तो वहां पे लॉज डिफर करता है। तो दैट इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, मतलब कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया एज अ नेशन पहले आया, फिर उसके बाद हमने उसको और लोकलाइज किया। हम फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज आ जाती है, एक आपके रीजनल लेवल पे, एक आपका नेशनल लेवल पे। इसके साथ पीपल की भी बात करें तो उनकी भी खुद की दो आइडेंटिटीज बनती है। आई एम एन इंडियन बट आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा, या फिर आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, जैसे भी हो। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात की है अबाउट द कंट्री, राइट। यहाँ पे नेशन की बात हुई है, डिफेंस की बात हुई है, करेंसी की बात हुई है। ये सब चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड करें, उनकी बातें हुई हैं कि रीजनल लोगों के पास जो है, रीजनल गवर्नमेंट, उनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस जुडिशरी की भी बहुत ज्यादा मांग की गई है, क्योंकि आपका फेडरलिज्म तभी अच्छे से चलेगा जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड होगी। इसका रीजन क्या है, जब आप फेडरलिज्म करोगे तो आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट्स आएंगी। नेसेसरी नहीं है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो आपकी स्टेट में भी सेम हो, या फिर आपके म्यूनिसिपल इलेक्शंस में सेम हो। पर यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है, तो जुडिशरी उसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो रियल पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, रियल कल्चरल इश्यूज होते हैं, वो भी फेडरेशन को इफेक्ट करते हैं। अगर कोई भी सिंगल यूनिट होता है जो डोमिनेट करता है इंटायर फेडरेशन को, तो हम देखते हैं कि एक डीप रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाता है, जस्ट इन द केस ऑफ यूएसएसआर, रशिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही, क्योंकि हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था, तो बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया एज अ कंट्री कैसा होना चाहिए आइडियली। तो वहां से ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, बिकॉज इट्स सच अ डाइवर्स कंट्री, इट्स सच अ लार्ज कंट्री, कि हम लोगों को डिवाइड करना पड़ जाएगा पावर्स को। तो डिवीजन ऑफ पावर्स वाज समथिंग व्हिच वाज यूनानिमसली डिसाइडेड। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अवेयरनेस था कि रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, पीपल ऑफ डिफरेंट languages, they had to come together and they had to share this power with one another. And this is the way that we can have a democratic government, because अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, एक गवर्नमेंट आ जाएगी एक लेवल पे, तो वो उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी जितना डिफरेंट लेवल्स में डाइवर्स गवर्नमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रीजनल लेवल में गवर्नमेंट लाने में भी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट हो गया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को क्या लग रहा था, कि उनको लग रहा था कि मुस्लिम जो थे उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं मिल रहा था आपकी पॉलिटिक्स में। तो वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को सर्टेन स्टेक चाहिए, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दो। तो उन्होंने अपनी मांगे आगे रखी। इसके साथ साथ पार्टीशन हुआ, फिर इंडिया के ऊपर आया ये सब, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी मेक श्योर किया कि स्टेट्स एंड सेपरेट पावर्स ऑफ स्टेट्स पे भी फोकस रहे, जिससे कभी ये ना हो कि स्टेट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं अबाउट देयर ओन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड हर स्टेट के पास खुद की पावर होनी चाहिए, नॉट जस्ट कि नाम का वो है कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सर्टेन राइट्स होने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो हमारा है कंट्री का, दैट सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग स्टेट्स को मिला के बने हैं। ऑलराइट, अब डायरेक्ट डिवीजन ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, तो डिवीजन ऑफ पावर इज अ वेरी नेसेसरी फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर में भी पढ़ा है, और ये आपके यहाँ पे विद इन गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अभी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी।
एंड देन उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। एंड इन द केस ऑफ इंडिया फर्दर हम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी इन गवर्नमेंट्स को देखते हैं। और इन सबके पास जो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। तो वो जो राइट्स होते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोवाइड करता है। कोई भी डिस्प्यूट होती है तो वो जुडिशरी के पास जाते हैं एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डीमार्केट्स सब्जेक्ट्स। तो ये डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे है, कैसे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो यूनियन में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आते हैं आपके कंट्री के, जैसे डिफेंस क्या होना चाहिए, हमारी एटॉमिक एनर्जी की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, वॉर एंड पीस को लेके जो इश्यूज होते हैं, बैंकिंग, रेलवे, आपका एयरवेज, पोस्ट, आपका जो पोस्ट होता है, टेलीग्राफ होता है, पोर्ट्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सारी चीजें जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, बिकॉज दीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। आपको इनको यूनिफॉर्मिटी में निकालना पड़ेगा। स्टेट लिस्ट में आती हैं चीजें जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस आपकी स्टेट के अंदर आती है, प्रिजन की चीजें जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, आपका लैंड, लेबर, आपका ये सब, एनिमल हस्बेंड्री, आप देख सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपका कहीं हद तक स्टेट लिस्ट के विद इन आता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या हो जाते हैं, ये ऐसे लिस्ट होते हैं जहां पे यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर साथ में मिलके आपके यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसी चीजें जैसे एजुकेशन, अब इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टेट का स्टेक होना चाहिए या फिर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए इन डिस्कशंस में, इधर दोनों साथ में आके डिसीजंस लेते हैं। एंड रेसिड्यूरी पावर्स जैसे कि मतलब कोई भी पावर जो मतलब ऑलरेडी कहीं पे मेंशन नहीं की हो लिस्ट में, जैसे साइबर लॉज। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब प्रॉपरली बनाया जा रहा था, तो साइबर लॉज वगैरह को उतना बज़वर्ड नहीं था उस टाइम पे, because internet as a thing did not exist at that time, but because of new threats where we are having, वो सारी चीजें आपकी रेसिड्यूरी पावर्स में आ जाएगी। एंड दिस इज अगेन समथिंग विच द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव टू लुक थ्रू, यूनियन लेजिस्लेचर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली एक्सेप्टेड ए फैक्ट कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जब मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोरालिटी में कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाउ इट मीन्स कि उसके पास कितनी पावर होनी चाहिए। तो आपको दो लोग मिलेंगे, एक लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जिनके पास बहुत ज्यादा पावर हो, एंड ऑन द अदर साइड पीपल विल से कि नहीं, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा पावर हो जाए, बिकॉज देन द चांसेस कि जो सामने वाली गवर्नमेंट है विल एक्सप्लॉइट दैट पावर विल ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हमने देखा कि डिस्कशंस हुए थे, तो यहाँ पे कंसर्न थी यूनिटी के बारे में। इसी टाइम पे पार्टीशन भी हो रहा था, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे कंट्री में, जिनको हम लोगों को हैंडल करना जरूरी था। पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज हर जगह पे देखा जा रहा था। तो वहां पे यही पे शुरू होता है कि द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो होता है वो मेक श्योर करता है कि स्टेट एज अ होल, द कंट्री इज फंक्शनिंग वेरी वेल। Alright, form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states. It can also alter the boundary of any states or even its name. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, हमने देखा स्टेट्स ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसके वेरियस रीजन हम लोग अभी इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे कि स्टेट्स क्यों टूट जाते हैं, जो विद इन कंट्री हमारे जो स्टेट्स होते हैं, हरियाणा, पंजाब, ये टूटे क्यों, और इसके साथ साथ इनके नाम जब चेंज होने होते हैं तो नेम्स चेंज होते हैं, बाउंड्रीज आपकी चेंज हो रही होती है, तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेता है, आपका पार्लियामेंट लेता है। तो दिस इटसेल्फ शोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर है, कि इवन दो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं। बट यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि ये तभी होगा जब स्टेट लेजिस्लेचर विल अप्रूव इट एज वेल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल की भी जरूरत होती है यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर इमरजेंसी के सिचुएशन में जो आपका फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी हमने देखा जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ऑलराइट, वो सारे फाइनेंशियल इश्यूज आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लेता है। कहीं हद तक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है आपकी, वो आपके हो जाती है इन डेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट, क्योंकि उनको सारे ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होते हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा है कि मतलब इंडिया जो है उसमें एक रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम लोग देख रहे हैं एंड डेवलपमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग किस लेवल पे होता है? प्लानिंग यूजुअली सेंट्रल लेवल पे होता है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग भी होता है, स्टेट विद इन प्लानिंग भी होता है, जैसे केरला मॉडल। हाउएवर मोस्ट प्लान्स व्हिच अकर, प्लानिंग कमीशन जो आज की डेट पे नीति आयोग है, तो यहाँ
यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन होते हैं, प्लानिंग के प्रोसेसेस होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लिए जाते हैं। इसके साथ साथ द वेरी आइडिया ऑफ अ गवर्नर, तो आपके स्टेट में एक होते हैं चीफ मिनिस्टर, उनके साइड में होते हैं गवर्नर। तो जैसे कि आपकी सेंट्रल लेवल में प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होते हैं, सिमिलरली इस स्टेट लेवल पे आपके चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर होते हैं। गवर्नर इज हाउएवर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे उनको भेजती है टू लुक ओवर द फंक्शनिंग। और गवर्नर के पास एक पावर होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256, जिसके थ्रू वो कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो काम नहीं कर पा रहा, ढंग से उनसे काम नहीं हो पाएगा, तो वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर विच इज ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पावर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे स्टेट लिस्ट को सिर्फ स्टेट के विद इन नहीं पढ़ सकते, हमें राज्यसभा में लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जो राज्यसभा में आके जहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग बैठते हैं, तो वहां पे आपकी डिस्कशंस आती है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसके साथ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, दीज आर पीपल जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के विद इन आते हैं। तो इवन दो दे आर वर्किंग इन द स्टेट्स, उनको मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग्स में वो काफी हद तक काम करना होगा, बट स्टेट्स कैन नॉट टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है, ना ही वो उनको रिमूव कर सकते हैं। दीज आर थिंग्स विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन देयर हैंड। आर्टिकल 33 एंड 34 की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट हैज टू प्रोटेक्ट पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी मार्शल लॉ के विदिन अगर आपने कोई भी एक्शन लिया है, तो उस टाइम पे आप पार्लियामेंट को आपको प्रोटेक्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें जो अराइज होते हैं फेडरल सिस्टम में, ऑब्वियसली अगर मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म में नेसेसरी नहीं है कि हर लेवल पे एक ही गवर्नमेंट आए, तो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बीजेपी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट आपकी शायद से कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी शायद से आप है। तो अब ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है आइडियोलॉजी में, तो ये खुद से भी लड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपके नेबरिंग स्टेट से भी लड़ती रहती है। तो फॉर एग्जांपल ये बीजेपी स्टेट कांग्रेस स्टेट लड़ रहे हैं एक दूसरे से, या फिर बीजेपी स्टेट आप स्टेट लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सब भी हमको देखने को मिलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर वेरी कॉमन इन द इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज बेसिकली ओनली अ फ्रेमवर्क, इन लोगों ने कह रखा है। उसका जो फ्लैश एंड ब्लड है, दैट इज द एक्चुअल पॉलिटिक्स। इसका कहने का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बस ऐसे ले डाउन कर दिया कि कंट्री होनी क्या चाहिए, जो असली का मटेरियल है, जो कंट्री चलाता है, वो आपका पॉलिटिक्स है, राइट। 1950s एंड 60s में जब हम लोगों को फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, तो उस टाइम पे कांग्रेस डोमिनेंस का सिस्टम था। कांग्रेस डोमिनेंस का सिस्टम मतलब कि सेंट्रल में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस थी काफी हद तक, ऑलराइट। तो इस टाइम पे कोई ऑपोजिशन नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा अराइज नहीं हो रहे थे बिटवीन स्टेट्स, बिकॉज कांग्रेस ही रूल कर रही थी, तो उनके विद इन यूनानिमिटी थी चीजों को लेके। और फिर उसके बाद मिडिल 1960s में हम लोगों ने नोटिस किया कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है समवॉट। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी स्टेट्स की पार्टीज इमर्ज करती हैं। अब स्टेट्स की पार्टीज इमर्ज करेंगी तो वो आके स्टेट में स्टेक्स लेना शुरू कर जाती हैं, और वो कभी कभी वहां पे स्टेट में भी रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है, कांग्रेस इज नो लॉन्गर द रूलिंग पार्टी ओवर देयर। तो यहाँ से एक थ्रेट शुरू हो जाता है कांग्रेस के ऊपर। और अगर आज की डेट में देखें 1990 से लेके, तो अब तो कांग्रेस का डोमिनेंस हम कह सकते हैं काफी हद तक चला ही गया है इनफैक्ट। तो ये डोमिनेंस अब जब चला गया है, तो आज के डेट में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें ही आते हैं, या तो वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसी रीजन से आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज्यादा अराइज हो चुके हैं। इसके साथ साथ डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी जो भी है वो भी अराइज हो गई है, ऑब्वियसली, बिकॉज अब आप लोग देखोगे कि मतलब जब गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगी, जब आइडियोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को कभी कभी लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा रोल्स हैं, तो हम कहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हम कहाँ पे अपने राइट्स को, हम अपने पावर को कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए डिमांड फॉर ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। ऑटोनॉमी का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कि कितना पावर मेरे पास है, कितनी इश्यूज को मैं डील कर सकता हूँ एज अ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज आपके आ जाते हैं।
तो यहाँ पे इश्यूज जो होते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले तो डिवीजन ऑफ पावर कर दो बिटवीन द स्टेट्स, या फिर अनदर डिमांड होता है कि जो स्टेट्स होते हैं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बार स्टेट डिपेंडेंट हो जाता है फॉर फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज। इसी के साथ साथ थर्ड एस्पेक्ट जो है आपका इज दैट ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं स्टेट को भी अलाउड होना चाहिए कि थोड़ा पावर वो उन पे एक्सरसाइज कर सके, जिससे वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे पावर उनका रहे। एंड फोर्थली, ऑटोनॉमी डिमांड्स में ऑल्सो बी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में हिंदी स्पीकिंग जो मतलब पॉपुलेशन है या फिर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट्स होता रहता है, तो वहां पे भी उन्होंने ऑटोनॉमी मांगी है। इसके साथ साथ गवर्नर का रोल एंड प्रेसिडेंट का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नर का रोल जो था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। क्यों माना जाता है कंट्रोवर्शियल? बिकॉज दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड दिस पोजिशन इज नॉट डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अस। ठीक है, मेनी गवर्नर्स जो होते हैं ये आपके होते हैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एंड ये जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके आए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं तो इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं स्टेट लेवल पे वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है थ्रू दिस पर्टिकुलर गवर्नर। तो यहाँ पे केस स्टडी दी है उन्होंने कमीशन के बारे में कि जो सरकारी कमीशन थी आपकी, जो अपॉइंट करी गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन द इशू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टिसन। यहाँ पे किसी का भी स्टेक नहीं होना चाहिए, किसी का भी बायस नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के मोड से आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिकल 356 है, जिसके थ्रू जो भी इंसान है मतलब जो भी गवर्नर होता है, दे कैन रिमूव दिस स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल। बिकॉज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट में कभी कभी इशू आ रहा है, जैसे कि केरला में 1959 में जो फर्स्ट टाइम मतलब लोगों ने कहा था मिसयूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इतने बड़े स्केल पे, तो वो इसी आर्टिकल के रिलेटेड था कि आपने गवर्नमेंट कैसे निकाली। ओके, प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट इज टू टेक ओवर द स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल पर्टिकुलर 3 years। इन सम केसेस स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं डिसमिस्ड इवन व्हेन दे आर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर, जैसे कि केरला में 1959 का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जस्टिफाइड है, कहाँ कहाँ पे नहीं जस्टिफाइड है। तो ये सारे इश्यूज भी आपके जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में डील हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जो नेशनल मूवमेंट जो था आपका वाज नॉट ओनली क्रिएटेड अ पैन इंडियन नेशनल यूनिटी, इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिटी अराउंड अ कॉमन लैंग्वेज, अ कॉमन कल्चर। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही हम लोग एज अ कंट्री टुगेदर आए हैं। ठीक है, द मॉडर्न इंडिया दैट वी नो टुडे हैज कम टुगेदर फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ऑलराइट, तो इसके वजह से हमारे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रीजन, कॉमन रिलीजन, कॉमन कल्चर एक तरीके से बन चुका है। एंड स्टेट्स जो हैं वो हम लोग मतलब 1920 नागपुर सेशन से ही डिसाइड करते आए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डिमांड्स भी आए हैं लोगों की टूवर्ड से कि हाँ आप जो आपकी जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही डिवाइड करें। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा 1953 में दिसंबर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बिठाया गया। एक कमीशन बनानी पड़ी थी स्टेट को डिवाइड करने के लिए, जिससे इंडिया थ्रेट ना हो पाए इंडिया की यूनिटी को, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया हैड गॉन थ्रू पार्टीशन, हमने पार्टीशन ऑलरेडी सफर कर लिया था। सो वी डिड नॉट वांट द सेम टू हैपन विद अस नाउ बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक जो हम बना रहे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 1960 में गुजरात एंड महाराष्ट्र डिवाइड होते हैं, 66 में पंजाब हरियाणा डिवाइड होते हैं आपके। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके 72-87 में जाके नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी स्टेट्स डिवाइड होना शुरू करते हैं। 2000 में विच इज वन ऑफ द रिसेंट अगर हम देख सकते हैं तेलंगाना से पहले, तो 2000 में आपकी स्टेट्स डिवाइड हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े स्टेट्स को रूल करना हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा, इतने बड़े बड़े स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान नहीं हो जाएगा, तो वो फर्दर डिवाइड हो गए। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जो थे वो डिवाइडेड एंड इनसे रिस्पेक्टिवली निकला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड रिस्पेक्टिवली। और आज के दिन पे भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स हैं इंडिया के विद इन हु आर फाइटिंग फॉर हैविंग देयर ओन स्टेट। इसका एक एग्जांपल है आपका विदर्भा रीजन इन महाराष्ट्र।
इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हुए, इंटर स्टेट मतलब हमने सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बात कर ली, अब इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, दो स्टेट एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हैं। अब इसका वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर दिस कुड बी, एक तो बॉर्डर इशू आ जाता है, ठीक है, कितना किसके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, कितना किसके पास बॉर्डर के आसपास लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टेट्स वर डिवाइडेड इन इंडिया मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, कि कौन सा लैंग्वेज लोग बोलते हैं, कौन सी कल्चर लोग फॉलो करते हैं। बट कभी कभी क्या हो जाता है, बिकॉज दो स्टेट्स जैसे यूपी बिहार अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर रही हूँ, तो आप अगर उनके बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा देखने को हम लोगों को मिल जाती हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि कौन सा रीजन कौन से स्टेट के विद इन आना चाहिए। इसका सबसे मतलब लॉन्ग रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इशू जो है, दैट इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम। इसी के साथ साथ मणिपुर एंड नागालैंड में भी बहुत ज्यादा इशू हुआ है, हरियाणा एंड पंजाब के साथ भी बहुत ज्यादा इशू हुआ है, लाइक स्पेशली विद द कैपिटल। तो हरियाणा का भी आप कैपिटल देखोगे, वो भी आपका चंडीगढ़ है, पंजाब का भी कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। तो 1985 में राजीव गांधी जब गए थे वहां पे पंजाब में फॉर द लोंगोवाल अकॉर्ड्स, तो उन्होंने उस टाइम पे तो कह दिया था कि हाँ चंडीगढ़ को हम पंजाब को दे देंगे, बट अभी तक ये फॉलो नहीं हुआ है। एंड अभी तक बोथ द गवर्नमेंट्स आर फाइटिंग ओवर किसके पास कितना राइट है ऑन दैट पर्टिकुलर कैपिटल। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका बॉर्डर इशू का। बॉर्डर इशू से थोड़ा और सिग्निफिकेंट इशू अगर मैं कह सकती हूँ, दैट इज योर वाटर शेयरिंग या फिर रिवर वाटर शेयरिंग इशू। अब ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पानी की जब बात आती है तो वो पानी आपका ड्रिंकिंग कैपेसिटी पे भी रिफ्लेक्ट करता है कि कितना पानी किस स्टेट में जा रहा है, मतलब कितना पानी लोगों को मिल रहा है, ड्रिंकिंग के साथ सैनिटेशन के लिए भी, उसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर के लिए भी, कि आप एग्रीकल्चर कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो। एंड इंडस्ट्रीज में भी ऑब्वियसली वाटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है। तो ज्यादा सीवियर इशू आपका यहाँ पे है वाटर शेयरिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस यहाँ पे है कावेरी का जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है, विच इज हैपनिंग बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ऐसे ही बहुत सारे और वाटर शेयरिंग रिसोर्सेज जो आपको दिख जाएंगे, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेशल प्रोविजंस की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड कि जो लेजिस्लेचर जो है हमारा कंट्री का, जो राज्यसभा है, वो इट इज एसिमेट्रिकल इन रिप्रेजेंटेशन। एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि सिक्किम वर्सेस उत्तर प्रदेश, अगर सिक्किम से भी 5 लोगों को सीट दे और उत्तर प्रदेश से भी 5 लोगों को सीट दे, सो दिस इज नॉट इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। व्हाई? बिकॉज उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इज वेरी हाई, विच ऑल्सो मीन्स इट्स वेरी डाइवर्स, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हर कदम पे लैंग्वेजेस चेंज होती जाती हैं, तो इट्स ऑल्सो वेरी डाइवर्स। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग उनको रिप्रेजेंटेशन दें बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन, कितने प्रपोर्शन की आपके यहाँ पे आबादी है, तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज द यूपी पॉपुलेशन, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग सीट दें। तो तभी ये आपको यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में एग्जांपल दिया है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आर हैविंग दी स्पेशल प्रोविजंस ड्यू टू साइजेबल इंडिजिनियस ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड स्पेशल प्रोविजंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना में। स्पेशल प्रोविजंस थोड़ी जगहों में इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वहां की कंडीशन स्मूथ हो जाए। सर्टेन सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्मली फॉलो करता आ रहा है उसको उन स्टेट्स के ऊपर फॉलो नहीं कर सकता, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है जम्मू कश्मीर। तो आर्टिकल 370 जो अभी तक हट चुका है, ये जो है आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे, जिसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। जो महाराजा थे वो उनको इंडिया का पार्ट बनना पड़ गया था बिकॉज पाकिस्तान वाज मतलब अटैकिंग देम फ्रॉम देयर। एंड देन उसके बाद आर्टिकल 370 आया, फिर उस आर्टिकल के विद इन मतलब बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर बहुत ज्यादा लिमिट हो गई, ठीक है। एंड द अदर पावर्स जो यहाँ पे लिस्टेड थी यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे बातें आ रही कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कितना ज्यादा है, प्रेसिडेंट के पास कितना पावर है। प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स यहाँ पे एसोसिएट करे विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिससे मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो सके स्टेट में। उनका खुद का फ्लैग था, उनका खुद का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था, एक तरीके से हम कह सकते थे। इसके साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं एज अ कंट्री, वो वहाँ फॉलो नहीं हो रहे थे, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ पे इम्पोज नहीं हो सकता था।
यहाँ पे कोई इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आप नहीं कह सकते कि अच्छा जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा है, इमरजेंसी लागू कर देते हैं। तो वो वाला राइट भी यहाँ पे नहीं था। एंड यहाँ पे जो मेनी पीपल जो थे वो बिलीव करते थे कि एक फॉर्मल और स्ट्रिक्ट इक्वल डिवीजन जो थी पावर की वो काफी जरूरत थी। एंड ऑन दी अदर हैंड लोग कहते थे कि नहीं, जो आप जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा आप डिवीजन कर रहे हो, स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हो, उससे जम्मू कश्मीर कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज वो डेमोक्रेसी में आ ही नहीं पाएगा। आपने उसको डिवाइड कर दिया है इंडिया से। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैंने आपको पार्ट्स हाईलाइट करा दिया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस चैनल एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एज वेल। इससे हमको समझ में आता है कि आपको कितना एक्चुअली में क्लैरिटी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।